आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो क्लास 12 एनवायरमेंटल साइंस का आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मैंने टॉपिक्स लिखे हैं। पहले डिस्कस करेंगे सॉइल इरोजन होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे काजेस ऑफ सॉइल इरोजन, यानी सॉइल इरोजन जो है वो किसके, उसका जरिया क्या है, कैसे होता है सॉइल इरोजन। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके टाइप्स भी हैं सॉइल इरोजन के, ठीक है। उसके बाद प्रिवेंट एंड कंट्रोल, कैसे हम सॉइल इरोजन को बचाएंगे। उसके बाद है लास्ट में इसके इफेक्ट्स, अगर सॉइल इरोजन हो गया तो उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो एक बड़ा टॉपिक है, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट ही जो है वो टॉपिक पे आते हैं। तो पहला जो टॉपिक है आपका है वो है सॉइल इरोजन, ठीक है। तो पहला डिस्कस कर रहे हैं हम कौन सा टॉपिक, सॉइल इरोजन। इसका मैं आपको एक डेफिनेशन लिखूंगा, पूरा तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि पूरा जब डेफिनेशन लिखेंगे तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा चलेगा, ठीक है। तो सॉइल इरोजन क्या होता है। सॉइल इरोजन होता है, अगर हम देखेंगे तो सॉइल इरोजन होता है, इट इज अ प्रोसेस in which the top fertile layer of soil is lost. ये इसका मेन जो है वो डेफिनेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जैसे आपको मैंने सॉइल प्रोफाइल जब पढ़ाया था, ठीक है, मतलब सॉइल के अलग अलग लेयर्स होती हैं। तो वो लेयर, टॉप लेयर, ये सॉइल की जो टॉप लेयर होती है ये काफ़ी फर्टाइल लेयर होती है, ठीक है, काफ़ी फर्टाइल लेयर होती है। क्योंकि जो भी हमारे ये मतलब प्लांट्स या इस पे गिर जाते हैं उसके बाद, या किसी एनिमल्स की डेड बॉडी डिके सड़ जाती है, सड़ने के बाद वहाँ मतलब डिकम्पोज हो जाती है, तो वो उससे ह्यूमस बन जाता है। जैसे आपके लीव्स गिर जाते हैं, पत्ते या टिविक्स, वो सड़ने के बाद डिकम्पोज होने के बाद इसी सॉइल में मिल जाते हैं, ठीक है। तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी और भी बढ़ जाती है, यानी ह्यूमस फॉर्मेशन होता है। तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है किस लेयर में, टॉप लेयर में, ठीक है। ये सॉइल का टॉप लेयर है। तो सॉइल का टॉप लेयर जो है किसी रीजन से जो है रिमूव होने को बोलते हैं सॉइल इरोजन। क्या बोलते हैं, सिंपल सा डेफिनेशन है, ये टॉप लेयर है सॉइल की, ये टॉप लेयर जो है किसी भी कारण से, तो वो रीजन मैं अभी बताऊंगा कि आपको क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो सॉइल इरोजन का मतलब होता है सॉइल की जो टॉप लेयर होती है, कौन सी लेयर, टॉप लेयर, टॉप लेयर होती है वो फर्टाइल लेयर होती है, ठीक है। तो फर्टाइल लेयर का लॉस होने को बोलते हैं हम सॉइल इरोजन, ठीक है। तो सॉइल इरोजन क्या हुआ, सॉइल इरोजन वो हुआ जिसमें सॉइल का जो है फर्टाइल लेयर जो होता है, ठीक है, या टॉप लेयर जो होता है वो लॉस होना। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो इसके लॉस होने को बोलते हैं सॉइल इरोजन। अब ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि सॉइल इरोजन जो है होना, तो इससे मतलब जिस जगह पे फर्टाइल सॉइल ही नहीं रहेगी तो प्लांट्स वहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे, जब प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे तो पूरा इकोसिस्टम जो है सफ़र हो सकता है। अब सॉइल इरोजन क्लियर हुआ। सॉइल इरोजन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें सॉइल का जो फर्टाइल लेयर होता है टॉप लेयर हो जाता है, टॉप लेयर जो है वो लॉस होना, उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। अब इसके काजेस हैं, ये कैसे हो जाता है, तो इसको हम दूसरा टॉपिक हम ले रहे हैं, काजेस ऑफ सॉइल इरोजन। अब ये कैसे हो सकता है इरोजन, सॉइल इरोजन, इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण जो है सॉइल इरोजन का वो है विंड, ठीक है। तो बाद में मैं आपको स्टडी मटेरियल जो है वो भेज भेज दूंगा, वहाँ से जो है आप मेंटेन करना, अपने नोट्स प्रॉपरली बनाना, ठीक है, या किसी मतलब अच्छे बुक से या दूसरा डिफरेंट सोर्स ऑफ मटेरियल मैं आपको भेज दूंगा। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा। काजेस ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन होने का पहला जो कारण है वो है हवा। क्या है, हवा है। अब देखो, जैसे विंड, विंड किसको बोलते हैं, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड।
ठीक है, हवा जब तेज़ी से चलेगी तो उसको बोलेंगे विंड। तो हवा क्या होती है, जैसे मैंने आपको कहा ये टॉप लेयर है, ठीक है। टॉप लेयर में देखो कॉमन सी बात है, जब यहाँ पे हवा तेज़ी से चलेगी, ठीक है, तेज़ी से चलेगी यहाँ पे, तो ये टॉप लेयर जो है वो रिमूव हो जाएगा, यहाँ से हवा जो है उसको उड़ा के ले जाएगी। लेकिन अगर जिस एरिया में वेजिटेशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लांट्स हैं लगे हुए, ठीक है, इस एरिया में प्लांट्स लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे प्लांट्स लगे हुए हैं। अब प्लांट्स लगे हुए हैं तो इस एरिया में रेट ऑफ इरोजन कम होगा। क्यों कम होगा? उसका रीज़न ये है कि प्लांट जो है, विंड की जो स्पीड है, यहाँ से फॉर एग्जांपल हवा आ रही है, ठीक है, यहाँ से हवा आ रही है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से जब हवा आ रही है, ठीक है, यहाँ से जब हवा आ रही है तो ये जो है, यहाँ से अगर वेजिटेशन यहाँ पे नहीं होता तो ये कॉमन से सॉइल को जो है वो उड़ा के ले जाती। तो यहाँ पे जो है ट्रीज होने की वजह से, वेजिटेशन होने की वजह से विंड की स्पीड, जब विंड इन पे टकराएगी तो विंड की स्पीड जो है वो काफ़ी लो होगी, ठीक है। तो जिस एरिया में वेजिटेशन ज़्यादा होगा उस एरिया में रेट ऑफ इरोजन कम होगा, कॉमन सी बात है, समझ गए आप। क्योंकि यहाँ से क्या है, विंड की स्पीड रोक दिया ना, विंड की स्पीड जो है वेजिटेशन कवर ने रोक दिया, तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। दूसरा कारण भी ये है, जैसे आपको पता है कि ये जो डिज़र्ट एरिया है, जिस जगह पे वेजिटेशन नहीं है, ठीक है, जिस जगह पे वेजिटेशन नहीं है उस एरिया में, जैसे ये एरिया में आपको बताऊंगा, ऊपर मैंने प्लांट्स बताया, इस एरिया में प्लांट्स नहीं है, ठीक है, हवा आएगी और उड़ा के ले जाएगी, ठीक है। इस एरिया में क्या है, विंड की स्पीड को रोकने के लिए यहाँ पे प्लांटेशन है, ठीक है, यानी वेजिटेशन है। तो वेजिटेशन जो है विंड की स्पीड को क्या करेंगे, स्लो करेंगे, तो इसलिए रेट ऑफ इरोजन कम होगा, ठीक है। तो हवा पहला कारण है क्या, हवा पहला कारण है सॉइल इरोजन के लिए। तो तेज हवा आएगी, उड़ा के ले जाएगी, तो उस एरिया में ले जाएगी जिस एरिया में वेजिटेशन बिल्कुल नहीं होगा, कम होगा। जिस एरिया में वेजिटेशन ज़्यादा होगा उस एरिया में रेट ऑफ इरोजन जो है वो कम होगा, समझ गए? ओके। तो दूसरा हम रीज़न बताऊंगा आपको, दूसरा रीज़न है पानी, वाटर, ठीक है। वाटर रेट ऑफ इरोजन को उस जगह में बढ़ा देगा जिस जगह पे स्लोप एरिया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँगा एक प्लेन एरिया है, ये प्लेन एरिया है, दूसरा है कौन सा एरिया, स्लोप एरिया। बताओ विंड की, ये पानी का फ्लो जो होगा वो स्लोप्स में ज़्यादा होगा या ये स्लोप एरिया है कोई, ठीक है, ये प्लेन एरिया है, ठीक। अब जैसे मैंने कहा पानी की वजह से भी जो है टॉप लेयर जो है वो सॉइल की रिमूव हो सकती है। प्लेन एरिया में ज़्यादा होगा कि स्लोप एरिया में ज़्यादा होगा, स्लोप एरिया में ज़्यादा होगा। स्लोप एरिया में ज़्यादा इसलिए होगा, स्लोप एरिया में, क्योंकि स्लोप एरिया में पानी का बहाव जो है वो काफ़ी फास्ट होगा, ठीक है, काफ़ी क्या होगा, फास्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्लोप एरिया में, जैसे बारिश का पानी तो कहीं भी गिर सकता है, ठीक है, अगर वो बारिश का पानी इकट्ठा इकट्ठा होकर किसी स्लोप से गिर गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, स्लोप से गिर गया, तो स्लोप में जितना भी ये क्या कहते हैं, मिट्टी का टॉप लेयर जो है वो पूरा पानी के बहाव से कहाँ आएंगी, नीचे प्लेन एरिया में आएगा, ठीक है। तो स्लोप एरिया में ज़्यादातर चांसेस हैं किसके, सॉइल इरोजन में, एज कम्पेयर टू प्लेन एरिया में। तो प्लेन एरिया में लाके वो डिपॉजिट कर देगा पूरे को, यहाँ से जितने भी टॉप लेयर में जितने भी मिनरल्स हैं, ठीक है, उन सब को इसने यहाँ से वॉश आउट करके कहाँ की तरह लाया, प्लेन एरिया में, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपके जो भी मिनरल्स हैं या टॉप लेयर में जितने भी आपके मतलब जो फर्टाइल लेयर थी वो पूरी यहाँ से पानी ने बहा के जो है वो प्लेन एरिया में लिया, तो आपका स्लोप एरिया जो है वो बिल्कुल जो है उसमें सॉइल इरोजन हो गया। तो इसमें भी अगर प्लांटेशन, जैसे मैंने आपको बात की, तो प्लांटेशन अगर होगा तो वो वाटर के फ्लो को क्या करेगा, रोकेगा। तो उस एरिया में, जिस एरिया में वेजिटेशन होता है, ठीक है, यानी ट्रीज जो भी ग्रास कवर होगा, उस एरिया में जो है रेट ऑफ इरोजन जो है वो काफ़ी कम होगा,
दूसरा भी रीज़न है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो दूसरा है किसकी वजह से? पानी की वजह से। पानी के तेज़ बहाव से स्लोप एरिया में रेट ऑफ इरोजन जो है वो ज़्यादा होगा। एंड द थर्ड वन है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग क्या होता है? जैसे हम, इसका मतलब होता है व्हेन कैटल्स आर अलाउड टू ग्रेज on the same field repeatedly। समझ गए इसका मतलब? देखो, जैसे हमारे मवेशी हैं, ठीक है, जैसे हमारे गाय है, बकरियां हैं, ठीक है, हम इनको मतलब ये ग्रेजिंग करते हैं, ये घास खाते हैं, वेजिटेशन कवर खाते हैं, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, खाने देना भी चाहिए। लेकिन अब एक जगह पे, जैसे आपका एक खेत है, ठीक है, या कोई एरिया है आपका, उस एरिया में घास आ रही है, तो उसमें आप हर रोज़ जो है आप उन भेड़ बकरियों को छोड़ते हैं, तो वो हो गया आपका ओवर ग्रेजिंग। एक तो हुआ ग्रेजिंग, एक ओवर ग्रेजिंग, नॉर्मल से ज़्यादा होना, यानी कंटिन्यूसली आप रिपीटेडली जो है उसी फील्ड पे आप कैटल्स को छोड़ रहे हैं। तो वो क्या करेगा? तो वो जब, जैसे मैंने आपको बताया, जिस एरिया में वेजिटेशन नहीं है, ठीक है, उस एरिया में रेट ऑफ एरोजन ज़्यादा होगा, वेजिटेशन नहीं है, क्योंकि एक तो पानी का बहाव उसको उड़ा के ले जाएगा, और हवा तेज़ी से उसको, जिस एरिया में वेजिटेशन कवर ज़्यादा होगा उस एरिया में रेट ऑफ एरोजन यानी पानी की स्पीड को भी रोकेगा, और दूसरा जो है विंड की स्पीड को भी रोकेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ ओवर ग्रेजिंग की वजह से आपका वेजिटेशन कवर ही नहीं रहा, ठीक है। जब वेजिटेशन कवर ही नहीं रहा तो कॉमन सी बात है, सॉइल ऑफ एरोजन क्या होगा? फास्ट होगा, ठीक है। तो और एक भी कारण है इसमें, मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपको पता है वेजिटेशन जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, ठीक है, उसका और एक भी कारण है, वो कारण भी मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, वो आगे भी आपको आएगा। जैसे हमारे ट्रीज हैं, कोई दरख्त है यहाँ, इसके रूट्स क्या होते हैं? इसके रूट जो होते हैं, जैसे किसी जगह पे आपने ये होते हैं रूट्स, प्लांट्स। तो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं ना, वो सॉइल को जो है, सॉइल के पार्टिकल्स जो होते हैं, यानी सॉइल जो होती है, वो इनसे जुड़ के रहता है। इनके रूट्स जो है, प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, वो सॉइल को पकड़ करके रखते हैं, फर्मली पकड़ करके, ठीक है। जब हवा आएगी, एक तो स्पीड को रोका इन्होंने, एक तो पार्टिकल्स को इन्होंने, सॉइल के पार्टिकल्स को क्या करके रखा, यानी सॉइल को होल्ड करके रख लिया इसने। तो सॉइल जो है, पानी अगर यहाँ से चला भी गया, ठीक है, तो ये इसके रूट्स ने जो है सॉइल को पकड़ के रखा, तो जाने नहीं देंगे। तो कॉमन सी बात है, जब ये हम एनिमल्स को वहाँ पे ग्रेज करवाते हैं, ठीक है, जब ग्रेजिंग करवाते हैं एनिमल्स को, तो क्या करते हैं एनिमल्स जो है, एक तो वेजिटेशन को ख़त्म कर देते हैं ऊपर से, दूसरा क्या करते हैं, वो अपने पाँव से, ठीक है, पाँव से मतलब जो है सॉइल को ऐसे खोदते हैं, खोदने की वजह से उनके रूट्स भी क्या हो सकते हैं, उनके रूट्स भी निकाल देते हैं जड़ों से। प्लांट, ये मवेशी जो कैटल्स जो होते हैं, जब इनका रूट भी निकल गया, ठीक है, ऊपर भी नहीं रहा वेजिटेशन कवर, तो रूट्स तो इनके सॉइल को जो है पार्टिकल्स को पकड़ के रखते थे, ठीक है, ऊपर से भी ये जो वेजिटेशन है वो भी ख़त्म हो चुका, तो उस वजह से जो है सॉइल इरोजन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ओवर ग्रेजिंग से ऐसा होता है। ओवर ग्रेजिंग से एक तो आपका वेजिटेशन ख़त्म हो गया, कोई वेजिटेशन नहीं रहा, उसका मैंने रीज़न बता दिया आपको यहाँ पे। और दूसरा जो है, वेजिटेशन कवर जहाँ पे होगा, जैसे यहाँ पे कोई प्लांट होगा, तो प्लांट जो है, इसका प्लांट का हर एक का रूट होता है, तो रूट्स की वजह से सॉइल जो है, रूट्स, प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को जो है होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। जब यहाँ पे इनके रूट्स को ही निकाल दिया इसने, ओवर ग्रेजिंग एक जगह पे कर रहा है, कैटल्स कर रहे हैं, तो इसके रूट्स ही निकाल दिया, तो कॉमन सी बात है, जब रूट्स निकल जाएंगे तो सॉइल बिल्कुल लूज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ एरोजन जो है वो फास्ट हो जाएगा। तो चौथा कारण है डिफॉरेस्टेशन।
क्या है? डिफॉरेस्टेशन। जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको, डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है मतलब दरख्त को काटना। तो इंसान जो है बहुत पर्पसेस के लिए, आजकल पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतने घर ज़्यादा बनाने पड़ेंगे। घर बनाने के लिए इंसान को ज़्यादा जो है वो दरख्तों की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसलिए दरख्त काटेगा इंसान। जब दरख्त काटेगा तो इसमें इसी को बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन से मैंने आपको पहले ही रीज़न बता दिया। डिफॉरेस्टेशन से मतलब दरख्त जो है वो काटना। से एक एरिया में दरख्त लगाए हुए थे बहुत सारे, तो डिफॉरेस्टेशन से आप वहाँ पे कोई भी ये बचा नहीं, दरख्त कट गए पूरे। एक तो ये है, दरख्त काटने से मैंने आपको रीज़न पहले ही दे दिया कि जिस एरिया में वेजिटेशन कम होगा वहाँ पे जो है वो सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा, और जहाँ पे वेजिटेशन बिल्कुल नहीं होगा वहाँ का रेट ऑफ इरोजन जो है वो फास्ट होगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, दरख्त ही नहीं रख रहे हैं, ठीक है। और दूसरा रीज़न मैंने आपको ये बता दिया था कि उस एरिया में जैसे जहाँ पे दरख्त ही नहीं होंगे, ठीक है, तो जैसे मैंने कहा रूट्स, प्लांट के जो ट्रीज़ के रूट्स तो बहुत ज़्यादा काफ़ी दूर तक फैले होते हैं, तो ये काफ़ी सॉइल को जो है वो होल्ड करके रखते हैं। तो जिस एरिया में दरख्त ही नहीं है, फॉरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, तो उस एरिया में यानी डिज़र्ट कंडीशन में, डिज़र्ट्स में जो है रेट ऑफ इरोजन काफ़ी फास्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है दरख्त ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल एक्सपोज्ड एरिया है, सन लगने की वजह से और भी ड्राई हो रहा है। तो वहाँ हल्का सा पानी भी टिपक गया तो पूरा सॉइल जो है वो फ्लड की ये पूरा सॉइल जो है वो पानी की वजह, पानी थोड़ा भी आ गया तो वहाँ फ्लड आने का चांस ज़्यादा होता है। तो इसीलिए तो हमने डिफॉरेस्टेशन से पूरे दरख्तों को काट लिया, ठीक है, पूरा उखाड़ लिया हमने दरख्तों को, तो कोई दरख्त ही नहीं बचे। तो जब दरख्त ही नहीं बचेंगे वहाँ पे, तो पानी और हवा का कारण, हवा का जो ये है फैक्टर है, वहाँ पे पानी की वजह से भी इरोजन हो जाएगा, फिर जो है सॉइल ये हवा की वजह से भी इरोजन हो जाएगा। तो डिफॉरेस्टेशन भी एक मेन रीज़न है किसके लिए, सॉइल इरोजन के लिए। तो ये यहाँ पे टॉपिक आपका खत्म हो गया, कौन सा, काजेस ऑफ सॉइल इरोजन, ठीक है। तो इन रीजन से सॉइल इरोजन हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे तीसरा टॉपिक है, सॉइल इरोजन भी हो गया, काजेस मैंने आपको बता दिया हवा के कारण से, वाटर, ओवर ग्रेजिंग एंड डिफॉरेस्टेशन, एंड टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन दो तरह के होते हैं मेनली। एक होता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल और जियोलॉजिकल, और दूसरा हमारे पास जो सॉइल इरोजन होता है वो होता है हमारे पास एक्सेलरेटेड, ठीक है। तो सॉइल इरोजन जो होते हैं वो दो टाइप्स हैं उसके, टू टाइप्स। तो पहला होता है नॉर्मल और जियोलॉजिकल इरोजन। इसको बोलते हैं ये नेचुरल तरीके से होता है, ये नेचुरल तरीके से होता है, नेचुरल वे, ठीक है, ये काफ़ी स्लो होता है, ठीक। दूसरा होता है एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड होता है काफ़ी फास्ट, एक्सेलरेटेड नाम से ही पता चलता है, और ये होता है ह्यूमन एक्टिविटीज से। किससे? ह्यूमन एक्टिविटीज से। तो पहला जो है आपका क्या होता है, दो टाइप्स हैं, ठीक है। एक होता है नॉर्मल, जो होता है हमारा नेचुरल तरीके से, और ये काफ़ी क्या होता है, स्लो होता है। नेचुरल हमेशा स्लो होता है, लेकिन इंसान, ठीक है, या एंथ्रोपोजेनिक सॉइल इरोजन भी हम कह सकते हैं इसको, या ह्यूमन एक्टिविटीज से एंथ्रोपोजेनिक सॉइल इरोजन।
ठीक है, या ह्यूमन एक्टिविटीज से हम जो है इसको एक्सेलरेट करते हैं यानी बढ़ाते हैं, इसीलिए एक्सेलरेटेड सॉइल इरोजन ये काफ़ी फास्ट होता है और किसकी वजह से होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो सकता है। तो सॉइल इरोजन हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर है, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, सॉइल इरोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको अब बचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैसे हम इसको प्रिवेंट या कंट्रोल करेंगे। अब अगला टॉपिक जो है आपका ये वाला है, प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन। प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन। कुछ मेथड्स हमारे पास हैं जिसकी वजह से हम सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं। ठीक है, लेट अस वी टॉक अबाउट, पहला टॉपिक है हमारे पास वो है इंक्रीज ऑफ वेजिटेशन। इंक्रीज ऑफ वेजिटेशन, पहले ही मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि सॉइल इरोजन जो है उस एरिया में ज़्यादा होगा जहाँ पे क्या होगा, डिज़र्ट होगा। ठीक है, डिज़र्ट एरिया में सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा, तो जहाँ पे वेजिटेशन होगा वहाँ पे सॉइल इरोजन काफ़ी स्लो होगा, मतलब होगा नहीं, कम होगा। तो अब हम क्या करेंगे, वेजिटेशन को बढ़ाएंगे। वेजिटेशन को कैसे बढ़ाएंगे, तो उसको हम दो तरीके से बढ़ा सकते हैं वेजिटेशन को, इंक्रीज ऑफ वेजिटेशन। एक तो हम इसको बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन, ठीक है, दूसरा होता है एफॉरेस्टेशन। क्लियर। इंक्रीज ऑफ वेजिटेशन, कैसे हम सॉइल को प्रिवेंट एंड कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक नंबर है, यहाँ पे है आपका प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन, यानी चौथा टॉपिक है। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम बढ़ा देंगे वेजिटेशन कवर को उस एरिया में। ठीक है, अब वेजिटेशन कवर को कैसे बढ़ा देंगे, दो तरीकों से, रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन में क्या फ़र्क है। देखो रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन में क्या फ़र्क है। फॉर एग्जांपल आपके पास दो खेत हैं, ठीक है, दो खेत हैं आपके पास। रिफॉरेस्टेशन वो एरिया होता है जहाँ पे ऑलरेडी कुछ ट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल इस एरिया में, ठीक है, इतने ट्रीज हैं, इतने ट्रीज हैं ना अभी इस खेत में, इसमें है, इसमें कुछ भी नहीं है। रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जहाँ पे पहले से ही कुछ एरिया है, मतलब पहले से कुछ खेत हैं, उस ये ट्रीज हैं उस एरिया में। अब फिर क्या करोगे तुम, और बढ़ाओगे, और इस एरिया में आप बढ़ाओगे ज़्यादा। ठीक है, पहले कम थे, अब आपने क्या किया, उस एरिया में और भी लगा दिए ट्रीज, तो वेजिटेशन कवर क्या हो गया, ज़्यादा। इसको बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, एफॉरेस्टेशन उसको बोलते हैं जहाँ पे पहले दरख्त ना हो, जैसे इस एरिया में दरख्त है ही नहीं बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल नहीं है दरख्त, तो आप क्या करोगे, इसमें इसमें आप करोगे आप एफॉरेस्टेशन, यहाँ दरख्त लगाओगे। तो फर्क क्या हुआ रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन में, रिफॉरेस्टेशन उस एरिया को बोलते हैं, ये हुआ आपका एफॉरेस्टेशन। ठीक है, क्लियर। तो रिफॉरेस्टेशन उसको बोलते हैं जहाँ पे पहले दरख्त हो लेकिन कम हो। ठीक है, जैसे ये है, पहले दरख्त हैं, ठीक है, कम है, लेकिन कम है दरख्त, उसमें फिर आपने बढ़ा दिया कवर को, तो रिफॉरेस्टेशन किया। एफॉरेस्टेशन होता है जहाँ पे पहले दरख्त ना हो, ठीक है, पहले दरख्त ना हो, उस एरिया में आपने दरख्त लगा दिया। ठीक है, तो दोनों रीज़न से आपने क्या बढ़ा दिया, वेजिटेशन को बढ़ा दिया उस एरिया में। तो कॉमन सी बात है, जब वेजिटेशन ज़्यादा होगा तो प्लांट्स जो है वो क्या करेंगे, इनके रूट्स होंगे, रूट सॉइल को क्या करके रखेंगे, जितना ज़्यादा वेजिटेशन होगा उतना ज़्यादा ये सॉइल को, इनके रूट जो है वो जो है
बंद करके रख दें, फिक्स करके रख देंगे, तो सॉइल इरोजन होने नहीं देंगे जहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा होगा। तो पहले हमने कैसे बढ़ा दिया, इंक्रीज ऑफ वेजिटेशन किया हमने, वेजिटेशन को बढ़ा दिया हमने, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये। तो पहले क्या करेंगे हम, पहले हमने इंक्रीज ऑफ वेजिटेशन, यानी वेजिटेशन को बढ़ाना है पहला हम कंट्रोल, क्योंकि वेजिटेशन को हम बढ़ाएंगे तभी हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल। तो वेजिटेशन को हमने कैसे बढ़ा दिया, एक हमने कर दिया रिफॉरेस्टेशन के ज़रिए, एक एरिया में पेड़ हैं उसके बाद दोबारा बढ़ा दिया, एफॉरेस्टेशन जिस जगह में पेड़ नहीं है दोबारा लगा दिया, वहाँ पे पेड़ लगा दिया हमने नए से। ये तो पहला रीज़न हुआ। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है हमारे पास, कैसे हम इसको कंट्रोल करेंगे, तो दूसरा रीज़न हमारे पास है, दूसरा रीज़न हमारे पास है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, क्रॉप रोटेशन होता है जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई खेत है, दो खेत हैं आपके पास, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे वीट लगाया फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने कोई दूसरा ये लगा दिया, पर दूसरा कोई क्रॉप लगा दिया फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई, ठीक है। यहाँ पे कोई और क्रॉप लगा दिया यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी चल रहा है 2021 में आपने जो है यहाँ पे वीट लगाया या यहाँ पे कुछ और लगाया, राइस या कुछ और लगाया आपने, तो क्या करेंगे अगले साल आप इसको रोटेट करेंगे, ये वाला यहाँ लगाएंगे और ये वाला यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो हमारे पास अलग तरीके से भी हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, 4 खेतों में कर सकते हैं, एक क्रॉप यहाँ लगाया, दूसरा तीसरा, 4 खेत हैं आपके पास। इसी तरीके से आप 2 साल के बाद भी कर सकते हैं, 3 साल के बाद भी। जैसे यहाँ कोई क्रॉप लगाया, अगले साल आप इस खेत में लगाएंगे ये क्रॉप, अगले साल आप इस क्रॉप में ये क्रॉप यहाँ लगेगा, ये यहाँ, तो कितने साल के बाद इसकी टर्न आ गई वापस इसी खेत में, ये कितने साल के बाद आएगा, 1 2 3 चौथा साल, 3 साल खत्म होने के बाद चौथे साल में इसकी टर्न आएगी। तो आपने क्रॉप्स को क्या किया, रोटेट किया, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। समझ गए क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन वो होता है जिसमें आप एक ही फील्ड में एक क्रॉप बार बार नहीं लगाएं, ठीक है। तो आप क्रॉप्स को क्या करते रहें, रोटेट करते रहें, यानी एक इस साल इस खेत में लगाया तो अगले साल इसको इस खेत में नहीं लगाना है, दूसरा क्रॉप इसमें लगाओ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कोई क्रॉप लगाया आपने, तो अगले साल ये क्रॉप लगेगा इस साइड, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, तो क्रॉप रोटेट हो गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन से क्या लेना देना है, किसका, सॉइल इरोजन का। लेना देना इसलिए है कि हमारे जो सॉइल इरोजन है, ठीक है, सॉइल इरोजन से हमारी क्या होती है, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि सॉइल का जो है वो टॉप लेयर पूरा रिमूव हो गया। अब यहाँ पे हम सॉइल फर्टिलिटी को बरकरार रखते हैं, वो कैसे बरकरार रखा हमने, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपने वीट लगाया, वीट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो अलग होती हैं। जैसे यहाँ पे आपने राइस लगाया या कुछ और, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। अगर हम एक क्रॉप जैसे वीट आप हर साल एक खेत में लगाएंगे तो ये वही न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा, अपटेक करेगा, ले लेगा। जैसे वीट है कोई, आप इस न्यूट्रिएंट्स ये बार बार जो है न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, ठीक है, अगले साल भी वहीं, अगले साल भी वहीं न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, अगले साल फिर वहीं लगाओगे, फिर वहीं न्यूट्रिएंट्स, तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। समझ गए आप, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे अगर हर साल वहीं कंज्यूम करते रहा तो। अब हमने रोटेट किया तो उसको दोबारा से हमने जो है, मतलब जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स जो वीट ले रहा था, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने वीट लगाया फॉर एग्जांपल, अब वीट के जो रिक्वायरमेंट्स थे, जो भी इसके लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे,
इसकी बारी कितने साल के बाद आ रही है? तीसरा ख़त्म होने के बाद चौथे साल के बाद आ रही है। चौथे साल तक इसके दोबारा से ये न्यूट्रिएंट सॉइल में बन जाएंगे। ठीक है, इसको मौका दे रहे हैं न्यूट्रिएंट्स को रिन्यू होने के लिए, यानी न्यूट्रिएंट्स सॉइल में मतलब मौका दे रहे हैं हम न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में दोबारा से मतलब जो है बनने के लिए। हर साल हम यहीं लगाते रहेंगे, वीड लगाते रहेंगे, ये यहीं न्यूट्रिएंट्स खाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं सॉइल में। ठीक है, तो उसके बाद हमें जो है कभी जो है लिग्यूमिनस प्लांट्स भी लगाना चाहिए रोटेशन में। लिग्यूमिनस प्लांट्स क्या होते हैं? लिग्यूमिनस प्लांट्स वो होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसे आपको पता है फिक्सेशन, क्लास 8 में पढ़ा है ये आपने, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं, क्योंकि प्लांट्स हवा से डायरेक्ट नाइट्रोजन को वो मतलब उनके लिए यूजलेस है, तो उस नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है वो नाइट्रेट्स फॉर्म्स में यूज़ करते हैं प्लांट्स, तो उसको कन्वर्ट करते हैं ये लिग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में कुछ बैक्टीरियास होते हैं। जैसे आपने बहुत सारे बैक्टीरियास के नाम सुने होंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। ठीक है, जैसे नाइट्रोबैक्टर है। ठीक है, जैसे आपका राइजोबियम, हाँ ठीक है, जैसे आपका राइजोबियम बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये ऐसे बैक्टीरियास हैं, ठीक है, जो इनके रूट्स में पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स में, ताकि प्लांट्स इसको यूज़ करें। तो यहाँ जहाँ पे नाइट्रोजन की तादाद ज़्यादा होगी वहाँ सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए कभी हम क्या करते हैं, कभी आपने वीड लगाया तो अगले साल कोई लिग्यूमिनस प्लांट्स लगाएं। ठीक है, तो लिग्यूमिनस प्लांट से सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो रिकवर हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है सॉइल की फर्टिलिटी। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका क्रॉप रोटेशन। तो समझ आया क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन वो होता है जिसमें हम क्रॉप्स को अगले मतलब 1 साल के बाद जो है, या 2 साल या 3 साल के बाद उसको रोटेट करते हैं, एक ही फील्ड में एक क्रॉप बार बार नहीं लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे उसके जैसे वीट लगाया आपने, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स वो कंज्यूम करेगा वो लॉस नहीं हो जाएंगे, उसको दोबारा से रिन्यू होने का हम मौका देते हैं। और हम बेटर है कि क्या करें, अगले साल जैसे इस साल वीट लगाया, अगले साल उस खेत में कोई लिग्यूमिनस प्लांट लगाओ। ठीक है, पल्सेस जो होते हैं, दालें होती हैं, तो वो लगाएंगे, तो उससे जो है सॉइल, लिग्यूमिनस प्लांट्स की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी दोबारा बढ़ जाती है। ये आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो क्लास 8 में पढ़ा होगा डिटेल। ये तो हुआ क्रॉप रोटेशन। तीसरा हमारे पास है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग से भी हम जो है वो सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। अब ये स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है? जैसे देखो, स्ट्रिप क्रॉपिंग वो होती है जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है किसी जगह पे आलू लगाते हो। ठीक है, आलू लगाते हो तो आप ये ऐसे स्ट्रिप्स बनाते हो, ऐसे स्ट्रिप्स बनाते हो। ठीक है, इनकी लाइनें बनाते हैं, आप लोगों ने किया होगा, इसको बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो अब ये स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है, इससे क्या होगा? ठीक है, ये ज़्यादातर जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रिप क्रॉपिंग होता है स्लोप्स में। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई स्लोप एरिया है। ठीक है, स्लोप एरिया, यहाँ पे पानी का स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, पानी का स्पीड जो है इस एरिया में ज़्यादा होगा। अब एक तो स्लोप एरिया होता है, दूसरा ये भी कह सकते हैं कि हमें देखना पड़ता है कि हवा का बहाव या पानी का बहाव क्या है। स्लोप एरिया की भी बात कर सकते हैं, इसमें पानी का भी कर सकते हैं, हवा का भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको विंड की डायरेक्शन ऐसी आ रही है। ठीक है,
विंड यहाँ से आ रही है स्पीड, तो आप क्रॉप इसको ऐसे नहीं लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे, आप क्रॉप इसको ऐसे लगाएंगे। ऐसे लगाने से क्या होगा, यहाँ से हवा आएगी तो ये यहाँ पे आपने जो स्ट्रिप क्रॉपिंग ऐसे लगाया है, इसकी वजह से विंड यहाँ से टकराएगी और विंड की स्पीड क्या होगी, काफ़ी लो होगी। समझ गए? राइट एंगल्स में करना है आपको स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप का मतलब होता है लाइन में जो ऐसे स्ट्रिप्स बनाना है। ये अब ये आपको राइट एंगल बनाना है। देखो यहाँ से हवा आ रही है, आपने ऐसे लगाया, फायदा है इसका कुछ? इसका फायदा नहीं है, क्योंकि हवा भी से निकल जाएगी। समझ गए आप लोग? आपको लगाना है किस में, राइट एंगल्स में। यहाँ से हवा आएगी, आपने ऐसे लगाया तो फायदा क्या है, यहाँ से हवा निकल जाएगी। अगर यहाँ से हवा आ रही है, आपने ऐसे लगाया, राइट एंगल, देखो राइट एंगल बन गया। यहाँ से हवा आ रही है, आपने ऐसे लगाया, यहाँ से हवा आ रही है, ठीक है, यहाँ से हवा आ रही है, आपकी हवा की डायरेक्शन है, आपने ऐसे लगाया क्रॉपिंग, ऐसे राइट एंगल्स में, देखो ऐसे लगाया, तो हवा की जो स्पीड है उसको रोक दिया ना इसने। तो जहाँ पे हवा की स्पीड को रोकेगा, ठीक है, तो कॉमन सी बात है, वहाँ पे सॉइल इरोजन कम होगा, प्रिवेंट हमने बचा दिया। समझ गए? स्ट्रिप क्रॉपिंग होती है, क्रॉप्स को लगाना स्ट्रिप्स में, लेकिन स्ट्रिप्स में कब डायरेक्शन देखना है आपको। विंड इस डायरेक्शन में आ रही है तो उसके राइट एंगल्स में लगाना है। राइट एंगल मतलब यहाँ से हवा आ गई, आपने ऐसे लगाना है, तो राइट एंगल बन गया ना आपका 90 डिग्री का। समझ गए? ये हवा का डायरेक्शन है। अगर हवा का डायरेक्शन ये आ रहा है, ऐसे आ रहा है हवा का डायरेक्शन, तो आपको ऐसे लगाना है, ठीक है। अगर हवा का डायरेक्शन ऐसे आ रहा है तो ऐसे लगाना है। अगर हवा का डायरेक्शन नीचे से आ रहा है तो आपको ऐसे लगाना है, ठीक है। सभी डायरेक्शन हो गए। तो जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसका राइट एंगल में लगाना है, ठीक है। ऐसा आ रहा है तो ताकि ब्लॉक हो जाएगा ना ये, इसको बोलते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग, ठीक है। उसके बाद ये तो हवा की स्पीड को रोकने के लिए हम स्ट्रिप क्रॉपिंग। दूसरा है हमारे पास कितने तरीके आ गए, 3 तरीके आ गए। चौथा हमारे पास है रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी, रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी। रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी, इसका मतलब होता है जैसे आपका टॉप लेयर जो है वो खत्म हो गया सॉइल का, ठीक है। सॉइल का टॉप लेयर खत्म हो गया जिसमें आपकी फर्टाइल लेयर थी, ठीक है, यानी जो प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट थी। अब फर्टाइल लेयर तो बची नहीं, तो अब हम इसको रिस्टोर कैसे करेंगे। रिस्टोर करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो मैन्योर्स का यूज़ करेंगे और दूसरा यूज़ करेंगे हम फर्टिलाइजर्स का। किसका? फर्टिलाइजर्स का। मैन्योर आपको पता है, मैन्योर जो होता है वो नेचुरल जो होता है, ठीक है। ये आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा। मैन्योर्स खाद जो होती है वो नेचुरल होती है, फर्टिलाइजर्स ये सिंथेटिक होती है। सिंथेटिक यानी इसमें जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाशियम, ठीक है। ये हम किसी को नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स भी बोलते हैं, जिसमें जो प्लांट्स के लिए मेन तो यही जो है वो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, पोटाशियम, ये फॉस्फेट, पोटाशियम, ठीक है, ये मेन चाहिए। तो ये हम इसमें जो है केमिकल डाल के बनाते हैं, जैसे इसमें नाइट्रोजन डालते हैं, इसमें फॉस्फेट, इसमें पोटाशियम डालते हैं, तो इसी तरीके से फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। तो फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल करेंगे और मैन्योर्स उस जगह पे हम जो है कभी हम अपने खेतों में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अपने खेतों में हम मैन्योर्स का भी यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स का भी यूज़ करते हैं कि नहीं? क्यों करते हैं? क्योंकि हम जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो उस तरीके से भी हम जो है इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कर सकते हैं। 5वां पार्ट है इसमें कंट्रोल ऑफ ग्रेजिंग। कंट्रोल ऑफ ग्रेजिंग, ग्रेजिंग को कंट्रोल करना, जिसे मैंने आपको बताया पहले ही, सॉइल इरोजन का सबसे मेन कारण जो है वो ओवर ग्रेजिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्रेजिंग को कंट्रोल करेंगे।
ओवर ग्रेज करने ही नहीं देंगे। तो जब ओवर ग्रेजिंग हम करने ही नहीं देंगे, ठीक है, तो हमारा जो है वेजिटेशन बच जाएगा, ठीक है, हमारा उस जगह में वेजिटेशन बच जाएगा। और हमारा वेजिटेशन बचने की वजह से जो प्लांट कवर या ट्रीज कवर जो उस एरिया में है, वो हमारे सॉइल के पार्टिकल्स को बिल्कुल फिक्स करके रख देंगे। चाहे वहाँ पे फिर हवा या पानी का ज़्यादा, फिर मतलब हवा या पानी उस एरिया में, या हवा के ज़रिए या पानी के ज़रिए फिर इरोजन होने के चांसेस उस जगह में कम होते हैं, ठीक है। छठा है हमारे पास टेरेसिंग। टेरेसिंग ज़्यादातर स्लोप्स में किया जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्लोप एरिया है, ठीक है, यहाँ पे हम फील्ड्स को कट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नहीं बताया आपका सिट्रिक क्रॉपिंग, विंड के डायरेक्शन में के अपोजिट में, विंड के डायरेक्शन में राइट एंगल्स में हम ये सिट्रिक ये क्रॉप लगा दिया इसे क्रॉप करके, तो विंड की स्पीड रुक गई। अब हम क्या करते हैं टेरेसिंग में, क्या करते हैं जिस डायरेक्शन से पानी आ रहा है इसके राइट एंगल्स में हम जो है कट करते हैं। कट ये हम ऐसे कट करके जो है फील्ड को ऐसे कट करते हैं, राइट एंगल्स इस डायरेक्शन से आ रहा है फॉर एग्जांपल पानी, तो उसके राइट एंगल्स में हम ऐसे कट लगाते हैं, थोड़ा सा फील्ड्स कट करते हैं। तो उस वजह से इसकी जो जितने स्पीड से ये आएगा ना, उतना स्पीड से फ्लो नहीं होगा उसके राइट एंगल्स में जब हम कट लगाते हैं। तो टेरेसिंग का मतलब यही होता है, टेरेसिंग का मतलब होता है फील्ड्स और कट फील्ड्स आर तो टेरेसिंग का मतलब होता है फील्ड्स आर कट एट राइट एंगल्स टू द स्लोप। ठीक है, फील्ड्स आर कट एट राइट एंगल्स टू द स्लोप। जिस एरिया से, जैसे फॉर एग्जांपल स्लोप एरिया में क्यों करते हैं हम, क्योंकि स्लोप एरिया में जो है वो पानी का बहाव होता है। तो कभी आपने नहीं देखा है यहाँ पे हम फील्ड्स ऐसे ऐसे फील्ड्स लगा दिया, फील्ड्स कट किए ऐसे, तो उस वजह से जो वाटर का फ्लो होगा ना, उसकी स्पीड जो है वो काफ़ी स्लो होगी। जितना वाटर की स्पीड स्लो होगी उतना रेट ऑफ इरोजन जो होगा वो क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। उसी को टेरेसिंग बोलते हैं। तो क्लियर हुआ टेरेसिंग। टेरेसिंग क्या होता है, फील्ड्स आर कट एट राइट एंगल्स टू द स्लोप्स। स्लोप एरिया है, यहाँ पे आपने कोई ऐसा फील्ड कोई ऐसे कट किया, ठीक है, तो आपने उसको ब्रॉडर कर दिया, ब्रॉड एरिया, तो अब वो रहा नहीं उतना, ये एरिया स्लोप एरिया नहीं रहा, आपने उसको ब्रॉडर कर दिया। तो इससे जो है वो वाटर की इंटेंसिटी जिस स्पीड से वो गुजरेगा उस स्पीड से वो नहीं होगा, ठीक है। हमारे पास और एक है, इसको बोलते हैं विंड ब्रेकर। सातवां विंड ब्रेकर्स, विंड ब्रेकर्स बोलते हैं trees are planted across the wind direction to protect against the high velocity winds। इसका मतलब समझ गए आप। इसका मतलब होता है trees are planted across the wind direction to protect against the high velocity winds, यानी कि विंड की स्पीड को रोकने के लिए, ठीक है।
हवा की स्पीड को रोकने के लिए हम ट्रीज लगाएंगे। हवा इस डायरेक्शन में आ रही है तो हमने इस डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पे नहीं बताया मैंने स्ट्रिप, यहाँ पे तो हमने स्ट्रिप क्रॉप लगाया, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने विंड ब्रेकर लगा दिया, यानी हवा की स्पीड को रोकने के लिए हमने ट्रीज लगा दिए। क्या लगा दिए? ट्रीज। वो भी किस में लगाना है हमें? राइट एंगल्स, जिस डायरेक्शन में हवा आ रही है इस डायरेक्शन में ऐसे नहीं लगाना है, ऐसे लगाएंगे तो हवा इससे निकल जाएगी। जिस डायरेक्शन से आ रही है हवा इसके अपोजिट साइड से हम ट्रीज लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ट्रीज लगा दिए। जब हमने ट्रीज लगा दिए तो कॉमन सी बात है वो विंड को क्या करेंगे, विंड की स्पीड को रोकेंगे, तो इसी को हम बोलते हैं विंड ब्रेकर। तो यहाँ पे ये आपका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल भी खत्म हुआ। तो अब बचा इफेक्ट्स। लास्ट में जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बन गया। इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन, लास्ट इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के क्या इफेक्ट्स हैं? तो पहला इफेक्ट जो है हमारे पास कॉमन सी बात है, जब सॉइल का टॉप लेयर खत्म हो जाएगा तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी? लॉस सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सॉइल इरोजन की वजह से सॉइल की टॉप लेयर खत्म हो जाएगी। टॉप लेयर यानी सबसे फर्टाइल लेयर होती है, तो फर्टाइल लेयर खत्म हो जाएगी तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा, वाटर पोल्यूशन का खतरा है बहुत। वाटर पोल्यूशन का खतरा क्यों है? क्योंकि सॉइल इरोजन की वजह से जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल जो है वो रिमूव हो जाएगी, तो उसके साथ जितने भी उसमें फर्टिलाइजर्स हैं उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल ये सॉइल है, ठीक है, सॉइल के टॉप लेयर जो है पानी ने उठा के ले लिया, इसमें जितने भी आपके फर्टिलाइजर्स थे, ठीक है, जैसे आपके नाइट्रोजन है, फॉस्फेट हैं, पोटाशियम है, बहुत सारे किस्म के फर्टिलाइजर्स, इसमें हमने पेस्टिसाइड्स लगाए थे बहुत सारे किस्म के पेस्ट्स को मारने के लिए, वो सब पानी उड़ा के ले जाएगा। ठीक है, और इसका जो रन ऑफ है लास्ट में जाके ये पानी जो है वो हमारे रिवर या स्ट्रीम्स में पहुंचेगा। खेतों से इन्होंने जितने भी फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स उसको बहा के ले जाएगा, रिवर स्ट्रीम्स हमारे, ठीक है, वो पूरा जो है वो पोल्यूशन हो जाएगा। यूट्रोपिकेशन होने का खतरा है यहाँ पे। यूट्रोपिकेशन पहले मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो सबसे बड़ा यूट्रोपिकेशन का कारण यही होता है हमारा एग्रीकल्चर, जहाँ से जो भी फर्टिलाइज़र्स जो हम यूज़ करते हैं उसकी वजह से यूट्रोपिकेशन होता है। तो जितना भी आपका फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड्स कितने किस्म के हैं वो सब पूरा जो है आपके पानी में पहुंच जाएगा और पानी को पोल्यूट करेगा। तो पानी को जब पोल्यूट करेगा, इसमें रहने वाले जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक प्लांट्स हैं, वो पूरा इकोसिस्टम आपका जो है वाटर का वो पूरा जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए भी पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं बचेगा। तो तीसरा कारण, इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो इसका इंक्रीज इन फ्लड्स। फ्लड्स आने का भी जो है वो ज़्यादा खतरा रहेगा। इंक्रीज इन फ्लड वो कैसे? जैसे मैंने आपको बताया, इससे जो है सॉइल की जो है प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाएगी। खासियत एक, क्योंकि हर एक सॉइल में एक प्रॉपर्टी होती है, सॉइल की फर्टिलिटी होती है अपनी, तो उस हिसाब से वो जो पानी उसको रिटेन करना था, यानी जो पानी उसको एब्जॉर्ब करना था, वो एब्जॉर्ब सही से नहीं कर पा रही क्योंकि सॉइल की प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई सॉइल इरोजन की वजह से। ठीक है, तो इसमें जितने जो एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी होती है सॉइल की, या सॉइल की अपनी जो खासियत होती है वो नहीं रह गई अब, क्योंकि सॉइल का
पूरा टॉप लेयर जो है फर्टाइल साइड वो पूरी ख़त्म हो चुकी है, तो सॉइल में वो अब कंपोजिशन वो सॉइल का बरकरार नहीं रहा। तो जब सॉइल जो है वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो पानी को छोड़ देगा, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा, पानी तेज़ी से वो रिवर्स और स्ट्रीम्स में चला जाएगा। तो जितना पानी को होल्ड करना था, या पानी जो है ये सॉइल जो है पानी को पीना चाहिए था, एब्जॉर्ब करना चाहिए था, एब्जॉर्ब तो हो नहीं पाया। तो पानी क्या कर रहा है, ये छोड़ रहा है। तो जब पानी छोड़ेगा तो कॉमन सी बात है हमारे रिवर्स और स्ट्रीम्स वो फ्लड का शिकार हो जाएंगे, ठीक है। तो कैसे हुआ ये ऐसे हुआ जब हमारे सॉइल का जो हमारे सॉइल की जो प्रॉपर्टी है, खासियत जो पानी को एब्जॉर्ब करने की, वो तो रही नहीं, ठीक है, सॉइल इरोजन की वजह से। तो जब सॉइल इरोजन की वजह से वो रही नहीं, तो हमारा जितना भी पानी है वो फ्लो हो जाएगा किस में, हमारे रिवर्स और स्ट्रीम्स में ज़्यादा तादाद में। तो उससे क्या आएगा, फ्लड आएगा। फोर्थ वन इज लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड्स का नाम तो सुना होगा। तो लैंडस्लाइड का सबसे मेन कारण, जैसे मैंने आपको बता दिया, इसका मेन कारण जो है वो वेजिटेशन है, ठीक है। हमारे प्लांट्स जो है वो सॉइल के पार्टिकल्स को यानी सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। अब कॉमन सी बात है, जिस एरिया में सॉइल इरोजन हो गया वहाँ तो ये बचेगा नहीं, वेजिटेशन बचेगा ही नहीं, ठीक है। वहाँ पे वेजिटेशन बचेगा नहीं तो क्या होगा, वहाँ पे जब हमारा वेजिटेशन है ही नहीं तो सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड कौन करेगा, तो वहाँ पे लैंड जो है वो खिसक सकती है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम जो है लैंडस्लाइड, ठीक है। जिस एरिया में हमें लैंडस्लाइड को कंट्रोल करना होगा उस एरिया में हमें वेजिटेशन कवर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वेजिटेशन जो है वो लैंडस्लाइड होने से बचाते हैं। क्योंकि हमारा लैंडस्लाइड क्या होता है, लैंड जो है वो खिसक के आना, ठीक है। लैंड खिसकेगा इसलिए क्योंकि सॉइल लूज हो जाएगी। वो सॉइल लूज इसलिए हो जाती है क्योंकि वहाँ पे उसको पकड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर हम वहाँ पे वेजिटेशन कवर बढ़ा देते हैं तो वो जो वेजिटेशन के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को पकड़ के रखेंगे ना, तो यहाँ पे है ही नहीं वो, तो लैंडस्लाइड होने का खतरा है। लैंडस्लाइड ज़्यादातर स्लोप एरिया में होगा जहाँ पे वेजिटेशन कवर भी नहीं होगा। तो वहाँ पे पानी आएगा तो पानी जो है वो पूरा लैंड को वहाँ से उठा के ले आएगा। अगर उस एरिया में वेजिटेशन हम लगाएंगे तो थोड़ा हम जो या वेजिटेशन या टेरेसिंग करेंगे तो कंट्रोल हो सकता है। इन द लास्ट वन इज लीचिंग। लीचिंग आप लोगों को पता है, लीचिंग का मतलब होता है हमारा जो टॉप सॉइल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है टॉप सॉइल, ठीक है। टॉप सॉइल जो होती है वो फर्टाइल होती है, आप लोगों को पता है, ठीक है। फर्टाइल सॉइल होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है। तो रेन वाटर क्या करता है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये आपका हुआ, यहाँ पे टॉप लेयर है, ठीक है। तो ये टॉप लेयर है आपका। तो जहाँ से बारिश का पानी पड़ता है, यहाँ से रेन वाटर, ठीक है, यहाँ पे मिनरल्स हैं आपके। तो ये क्या करता है, इसमें जितने भी आपके मिनरल्स थे वो पानी में क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व, ठीक है। पानी में डिजॉल्व होकर वो धीरे धीरे कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, ठीक है। इसमें जितने भी मिनरल्स थे वो डिजॉल्व होकर यहाँ नीचे आएंगे। तो टॉप लेयर से कहाँ आ गए, वो नीचे आ गए, ठीक है। क्योंकि पानी में डिजॉल्व हो गए तो पानी ने उनको यहाँ नीचे लाया, ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, सॉइल इरोजन हो चुका, ठीक है। तो सॉइल इरोजन की वजह से क्या होता है, लीचिंग भी होता है। तो लीचिंग का मतलब होता है जो आपके मिनरल्स ऊपर थे, टॉप लेयर में थे, वो पानी में डिजॉल्व होकर कहाँ आया, नीचे आना, उसको बोलते हैं लीचिंग। लीचिंग से ज़्यादातर जो है वो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन का खतरा होता है।
ठीक है, ये बहुत बड़ा खतरा है। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। हमारा ग्राउंड वाटर पोल्यूशन में लीचिंग का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई आपका फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स है, वो पानी में डिजॉल्व हो गया। ठीक है, तो पानी ने जो है उसको टॉप लेयर से कहाँ ले आया, धीरे 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 नीचे लाया, तो उसी को बोलते हैं लीचिंग। लीचिंग उसी को बोलते हैं। जो मिनरल्स ऊपर टॉप लेयर में थे वो पानी में डिजॉल्व होकर नीचे आए, उसको लीचिंग बोलते हैं। तो लीचिंग की वजह से जितने भी इसमें केमिकल्स थे या मिनरल्स थे वो कहाँ आएंगे, नीचे। नीचे तो क्या है फिर, हमारा ग्राउंड वाटर है। ठीक है, जो हम सबसे सेफ मानते हैं इसको पीने के लिए, तो वो पोल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा इफेक्ट है इसका। लीचिंग की वजह से हमारा जो है वो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो जाता है। तो ये आपका डिटेल था, आपका इफेक्ट्स ऑफ सॉइल एरोजन। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। ठीक है, बाकी आपके जो स्टडी मटेरियल है वो मैं आपके ग्रुप में भेज रहा हूँ, वो आप अच्छे से नोट्स बना के रख लें। ठीक है, जितना मैं आपको मार्क करके भेज रहा हूँ उस हिसाब से आप लिखें। ठीक है, ओके, टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखो। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।